नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। लौट के बीजेपी पटेल पर आई। 2014 में जब प्रधानमंत्री बने थे मोदी, तो आनंदीबेन पटेल गुजरात की मुख्यमंत्री बनी थी। 2016 में राज्य की कमान विजय रूपाणी को मिली थी, लेकिन एक बार फिर से गुजरात में कोई पटेल नेता मुख्यमंत्री बना। तो ऐसे में प्रश्न ये कि चुनाव से करीब 15 महीने पहले बीजेपी ने नेतृत्व में बदलाव क्यों किया? कहीं ऐसा तो नहीं कि बीजेपी को यह लग रहा है कि कोई पटेल नेता ही 2022 में पार्टी की नैया को पार लगा सकता है? भूपेंद्र भाई रजनीकांत पटेल ईश्वर ने नामे सौगंध लऊं छू के चुनाव के चंद महीने पहले बीजेपी ने गुजरात का चेहरा बदल दिया। पहली बार विधायक बने भूपेंद्र पटेल को सूबे की कमान थमा दी। अमित शाह और बीजेपी शासित 5 सूबे के मुख्यमंत्रियों की मौजूदगी में नए मुख्यमंत्री ने शपथ ली। भूपेंद्र पटेल न कभी मंत्री रहे और न ही कोई प्रशासनिक अनुभव, फिर भी उन्हें मुख्यमंत्री की कुर्सी दी गई क्योंकि वो पाटीदार समुदाय से आते हैं। मुख्यमंत्री बदल देना, कैबिनेट में इस तरह से बदलाव करना, जहां स्वास्थ्य मंत्री तक को हटाना पड़ जाए, ये क्या दिखाता है? ये दिखाता है कि विफलता सरकार की है, केंद्र सरकार की है। दोष आप किसी पर मढ़ते रहिए। जिनको सजा मिलनी चाहिए वो तो वो हैं जो हमारे दो की सरकार चला रहे हैं, वो अमित शाह और प्रधानमंत्री मोदी हैं, स्वयं हैं। तो बदलते रहे, उससे क्या होता है? जनता को जिसको सजा देनी है, जनता सजा देगी। हमारी पार्टी में अलग अलग समय पे कार्यकर्ताओं को जिम्मेवारियां मिलती रहती हैं। भूपेंद्र भाई पटेल अपनी पार्टी के बहुत पुराने कार्यकर्ता हैं, विधायक बने हैं और विधायक दल से ही पार्टी का नेता चुना गया है और अगले चुनाव हम उनके नेतृत्व में जीतेंगे सुनिश्चित। परंतु विपक्ष का काम है अपनी बात करें, वो पंजाब में क्या हो रहा है, जहाँ राजस्थान में क्या हालत रही उनकी, जहाँ अभी छत्तीसगढ़ में क्या हो रहा है उसकी बात करें। दरअसल भूपेंद्र पटेल करवा पाटीदार समुदाय से आते हैं, जिसके वोटर लगातार बीजेपी से दूर हो रहे हैं। गुजरात में करीब 20 से 22% पाटीदार वोटर हैं, जिसमें करवा पटेल 60% और लेउवा पटेल 40% हैं। 2017 विधानसभा चुनाव की बात करें तो करवा पटेल के 27% वोट कांग्रेस के खाते में गए हैं। ये आंकड़ा 2012 के मुकाबले 18% ज्यादा है। वहीं बीजेपी को इस समुदाय के 10% वोट कम मिले हैं, जो घटकर 68% तक पहुंच गया। कांग्रेस को पिछले चुनाव के मुकाबले लेउवा पटेलों के 31% ज्यादा मत मिले हैं, जो 46% तक पहुंच गया, जबकि बीजेपी को 12% वोट का नुकसान हुआ। बीजेपी को लेउवा पटेल के 51% वोट मिले। करवा पटेल की संख्या न केवल ज्यादा है, बल्कि गुजरात कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष हार्दिक पटेल भी इसी समुदाय से आते हैं। तभी भूपेंद्र पटेल के सीएम बनने पर हार्दिक पटेल ने जोरदार वार किया। मुख्यमंत्री रूपाणी को बदलने का प्रमुख कारण अगस्त में आरएसएस और बीजेपी का गुप्त सर्वे चौंकाने वाला था। कांग्रेस को 43% वोट और 96 से 100 सीट, भाजपा को 38% वोट और 80 से 84 सीट, आपको 3% वोट और 0 सीट, मीम को 1% वोट और 0 सीट और सभी निर्दलीय को 15% वोट और 4 सीट मिल रही थी। गुनाहों की पूरी गठरी वो मुख्यमंत्री के सर पे रख के उसे बाहर का रास्ता दिखाते हैं और प्रदेश के लोगों को, जनता को गुमराह करने के लिए नया मुख्यमंत्री ले आते हैं। अगर यही कारण है और निश्चित तौर से यही कारण है, तो सबसे पहले तो नरेंद्र मोदी जी को इस्तीफा देना चाहिए। पाटीदार समुदाय की नाराजगी का मुद्दा लेकर हार्दिक पटेल गुजरात के सियासी मैदान में कूदे थे। उन्होंने कांग्रेस से हाथ मिलाया, जिसका असर बीजेपी के वोट बैंक पर पड़ा। 2012 के चुनाव में जहां बीजेपी को 115 सीटों पर जीत मिली थी, वहीं 2017 के चुनाव में बीजेपी दहाई के आंकड़े में सिमट गई और 99 सीटों पर ही जीत हासिल कर सकी। बीजेपी ने सत्ता हासिल करने के बाद विजय रूपाणी को सीएम बनाया, जो कि जैन बनिया समाज से आते हैं। बीजेपी को भरोसा था कि वो पाटीदार की नाराजगी को दूर करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। बीजेपी से जो लोगों का मोह था वो बहुत कम हो रहा है। मुझे लगता है बीजेपी के लिए बड़ी चिंता की बात है कि उनके मुख्यमंत्री जो हैं वो परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं। बीजेपी परफॉर्मेंस नहीं दे पा रही है। जिस विकास की बात को वो लेके आए थे वो हो नहीं पा रहा। अब भले ही बीजेपी ने भूपेंद्र पटेल को गुजरात की कमान सौंप दी है, लेकिन चुनौतियां अब भी बरकरार हैं। अभी तक सरकार में नंबर 2 की भूमिका निभाते आए नितिन पटेल एक बार फिर मौका चूक गए हैं
हालांकि वो बार बार सफाई दे रहे हैं, लेकिन कई बार उनकी नाराजगी सामने आ चुकी है। नहीं, कोई दर्द नहीं होता है। हमने भी कई लोगों को एमएलए की टिकट नहीं दी है, एमपी की टिकट नहीं दी है, म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में कॉरपोरेशन की टिकट नहीं दी है। हमने भी ऐसे निर्णय किए हैं, तो निर्णय तो करना ही पड़ता है और वो निर्णय जो है वो स्वीकार करना, वो एक कार्यकर के तौर पर। शपथ लेते ही नए सीएम एक्शन में हैं। सूबे में बाढ़ को लेकर इमरजेंसी बैठक बुला ली। भूपेंद्र पटेल को भी पता है कि वक्त कम है और चुनौतियां बड़ी हैं। पार्टी ने चेहरा तो बदल दिया है, लेकिन अब नए चेहरे पर ही चाल बदलने की जिम्मेदारी है। अहमदाबाद से गोपी खांगर के साथ आज तक ब्यूरो। हमारे साथ विभिन्न राजनीतिक दलों के कुछ मेहमान यहां पर मौजूद हैं। सुधांशु त्रिवेदी जी, रोहन गुप्ता जी, अजय उम्मड़ जी, वरिष्ठ पत्रकार गोपाल इटालिया जी, जो कि आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं। आप चारों को नमस्कार, धन्यवाद आप चारों का। गुजरात में पटेल समुदाय राजनीति पर अपनी अच्छी खासी पकड़ रखता है और इसका दबदबा है, प्रभावी है ये तबका। 182 में से 71 सीटों पर पटेल मतदाता जो हैं वो निर्णायक हैं। 82 सीटों पर इनकी आबादी 20% से लगभग थोड़ी सी ज्यादा है। सुधांशु जी, डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी, तो कहीं सुधांशु सर ऐसा तो इसलिए तो नहीं है कि अब लगा कि 2022 में पटेलों के सहारे ही बीजेपी जीत की ये जो वैतरणी है उसे पार करेगी, इसलिए आपने मुख्यमंत्री बदल दिया? सुधांशु जी, देखिए, सब लोग परिवर्तन पर अपने अपने तरीके से कयास लगाने के लिए स्वतंत्र हैं जी, परंतु जहां तक भारतीय जनता पार्टी का विचार है, हम सभी वर्गों, सभी समुदायों को साथ में लेकर आगे बढ़ते हैं। पटेल समुदाय का गुजरात में एक अच्छा अभूतपूर्व योगदान है, व्यावसायिक और विकास की दृष्टि से योगदान है। हम सबको साथ में लेकर चलते हैं और उसका प्रमाण सही जी ऐसा है कि जिस दिन ये घोषणा हुई थी उस दिन भी आपको ध्यान हो कि आपके साथ कार्यक्रम मैंने कहा था कि आप हमारे विगत 4 मुख्यमंत्री देखिए। इससे पूर्व विजय रूपाणी जी थे, उससे पूर्व आनंदीबेन पटेल जी, उससे पहले हमारे वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो 12 वर्ष तक मुख्यमंत्री रहे, उससे पहले सुरेश भाई मेहता। ये सन 2000 से आज तक के हमारे 4 मुख्यमंत्री, चारों अलग अलग समुदाय से। ये इस बात का प्रमाण है कि हम वर्ग जाति की राजनीति नहीं करते हैं, परंतु जिन लोगों के दिमाग में वो चश्मा ही चढ़ा हुआ है कास्ट का। याद है गुजरात में किसी जमाने में KHAM खाम 4 जातियों का समूह, माधव सिंह सोलंकी जी, तो कभी हरियाणा और पूर्वी उत्तर प्रदेश में अजगर कहा जाता था, तो कोई बिहार और उत्तर प्रदेश में MY कहता है। तो इस ढंग के समीकरणों से देखने के जो लोग अभ्यस्त हो चुके हैं राजनीति में, उन्हें यह नजर आता है। परंतु हमारे यहां सभी वर्गों, सभी समुदायों को साथ में रखकर, और इसीलिए यह मैं विश्वास के साथ और दावे के साथ कह सकता हूं, भाजपा ने जितने मुख्यमंत्री पिछले 25-30 वर्षों में बनाए हैं, उसमें जितनी सामाजिक विविधता है, इतनी आपको किसी अन्य दलों के द्वारा बनाए गए मुख्यमंत्रियों में वर्ग प्रतिनिधित्व और सामाजिक विविधता नहीं नजर आएगी। और हाल ही में जो केंद्रीय में मंत्रिमंडल का भी विस्तार हुआ, तो उसमें भी आप देख लीजिए, अनुसूचित जनजाति हो, महिला हो या अदर बैकवर्ड क्लासेस, अन्य पिछड़ा वर्ग हो, सबको समुचित सम्मान और यथोचित स्थान दिया गया। सुधांशु जी, जो सवाल हम पूछ रहे हैं वो पहले भी आपसे पूछ चुके हैं और आप उसे हमें गलत ठहरा देते हैं कि आप ये गलत सवाल पूछते हैं, लेकिन फिर भी एक बार फिर से, क्या होता है कि सबके मन में सुधांशु जी ये है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो है वो बड़े चौंकाने वाले फैसले करते हैं, और सिर्फ गुजरात नहीं, कई राज्यों में उन्होंने इस तरह से मुख्यमंत्री बनाए हैं, कहीं नाम नहीं था, उतने हाई प्रोफाइल नहीं थे, ऐसे नेताओं को बना दिया कि सब चौंक जाते हैं। गुजरात में आपके पास नितिन पटेल थे, अगर भले ही देखिए आप नहीं मान रहे, ऐसा क्यों होता है? समझा दीजिए बस थोड़ा सा, मतलब हट के सवाल है थोड़ा। बता रहा हूं, जिसे आप लोग चौंकाने वाले फैसले कहते हैं, मैं कहता हूं राजनीति में अभिनव प्रयोग करते हैं मोदी जी, क्योंकि परंपरागत नजरिया जो देखने का था वो तो यही था ना, वर्ग, क्षेत्र, जाति, परिवार, संप्रदायवाद, इस आधार पर सोचिए। मोदी जी ने उससे एक अलग तरीका सोचा। तो आप चाहे उनकी विदेश नीति देख लीजिए या गरीबों को सहयोग देने की जो नीति थी, चाहे टेक्नोलॉजी में जैम और डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर देख लीजिए, चाहे मुख्यमंत्रियों में होता हुआ बदलाव देख लीजिए, तो वो अभिनव प्रयोग करते हैं। और ये पार्टी की एक स्थापित परंपरा है कि
अनेक अवसरों पर नए चेहरों को, कुछ युवा चेहरों को, कुछ परिपक्व चेहरों को मौका दिया जाता है। जब मोदी जी 20 साल पहले मुख्यमंत्री बने थे, जुलाई सन 2001 में, तब वो भी एक चौंकाने वाला फैसला लग रहा था ना, मगर आपने देखा कि उस फैसले ने देश को कितना बड़ा परिवर्तन दिया। इसलिए जो फैसले मोदी जी लेते हैं बहुत सोच विचार करके लेते हैं, और भले ही हमें चौंकाने वाले इसलिए लेते हैं कि हम उसको परंपरागत राजनीति के सांचे से ही देखने के अभ्यस्त हो चुके हैं। ठीक है, आपने ये बात पहले भी कही थी। प्रभु चावला जी भी जुड़ चुके हैं हमारे साथ, वरिष्ठ पत्रकार और कंसल्टिंग एडिटर आईटीजी। बहुत धन्यवाद प्रभु जी आपका भी, और स्वागत आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। रोहन गुप्ता जी, ढेर सारे आंकड़े आज स्क्रीन पर भी चल रहे हैं, और एक बार हम आपको बता भी दें, 2012 में 47 विधायक पटेल समुदाय से थे और 36 बीजेपी की तरफ थे। 2017 में 44 विधायक आए पटेल समुदाय से, 28 बीजेपी के और 23 आपके कांग्रेस के। तो कहीं ऐसा तो नहीं आपको लग रहा है कि एक बार बीजेपी ने बना दिया पटेल, भूपेंद्र पटेल को बनाकर आपसे आगे निकलने, ये 1.25 साल पहले एक ऐसा मास्टर स्ट्रोक चल दिया है कि पटेलों को अपनी तरफ करने की कोशिश कर ली है? कहीं आप पिछड़ तो नहीं रहे रोहन जी? देखिए सईद जी, पहले तो मैं गुजरात भाजपा के आखिरी सीएम भूपेंद्र पटेल जी को बधाई दे दूं, क्योंकि वो भाजपा के आखिरी सीएम होंगे। और विजय रूपाणी जी को मिच्छामी दुक्कड़म भविष्य बता रहे हो, भविष्यवाणी कर रहे हैं। मैं आपको बता रहा हूँ, मैं आपको भविष्य नहीं बता रहा हूँ, मैं हकीकत बता रहा हूँ। और विजय रूपाणी जी को मैं मिच्छामी दुक्कड़म कहना चाहूंगा, क्योंकि भाजपा ने उनको वो कहने का भी मौका नहीं दिया। पर विजय रूपाणी जी को खुश होना चाहिए कि वो कम से कम आखिरी मुख्यमंत्री का टैग उनके ऊपर नहीं लगेगा। अभी मैं सुधांशु जी को सुन रहा था कि उन्होंने कहा परिवर्तन। मुझे नहीं लगता है कि सईद भाई यहाँ पे कोई जातिगत की बात हो रही है, परिवर्तन की बात नहीं है। मुझे लगता है पश्चाताप की बात है। जिस प्रकार से गुजरात में एक मिसमैनेजमेंट रहा, वो कोविड से पहले की भी मैं आपसे बात कर रहा हूँ। कहीं ना कहीं एक रिमोट कंट्रोल सरकार गुजरात में 10 साल से चल रही है। आज आप पटेल की बात कर रहे हैं, आनंदीबेन पटेल भी पटेल मुख्यमंत्री थी, उनको हटाया गया, उनको हटा के विजय रूपाणी जी को लाया गया। यहाँ पे मुद्दा पटेल नॉन पटेल का नहीं है। यहाँ पे मुद्दा है कि जो बीजेपी की विफलताएं रही है, वो कोरोना काल की हो। गुजरात में 3 लाख से करीब मृत्यु हुई है। ऐसा ही जी, मैं गुजरात से हूं इसलिए आपको बता रहा हूँ। भयावह परिस्थिति, लोगों में इतना ज्यादा आक्रोश था, वो हॉस्पिटल नहीं मिलने से, बेड नहीं मिलने से, रेमडेसिविर नहीं मिलने से, एम्बुलेंस नहीं मिलने से, दवाइयां नहीं मिलने से, जिस प्रकार से मौतें हुई है, ये गुजरात भूलने वाला नहीं था। और तभी भाजपा को लगा कि अगर इसी चेहरे के साथ हम आगे बढ़े तो हमको जनता को जवाब देना भारी पड़ेगा। पर सही जी, एक चीज समझना पड़ेगा कि यहाँ पे सिर्फ एक व्यक्ति की विफलता नहीं है। आज पर्सनल लेवल पे विजय रूपाणी जी एक अच्छे व्यक्ति है, उनके ऊपर देश का दूसरा ठीकरा आप कैसे फोड़ सकते हो? ये भाजपा की जो व्यवस्था है उसकी विफलता है। जो अमलदार शाही है, जो इंस्पेक्टर राज यहाँ पे हो गया था, उसी का खामियाजा गुजरात की जनता भुगत रही है। रोहन जी, जो रबर सरकारें हैं, मुझे नहीं लगती जी। रोहन जी, होता क्या है कि ठीक है, मतलब ऐसा कहना नहीं चाहिए, लेकिन जब भी कांग्रेस के किसी प्रवक्ता नेता आप लोगों से हम सवाल पूछते हैं तो अपनी पार्टी और अपनी रणनीति बताने से ज्यादा आप बीजेपी और उस पर बात करते हैं। तो थोड़ा सा एक मौका होता है ना रोहन जी, कि अपनी बात करते हैं तो देश, गुजरात की जनता के साथ साथ देश के लोगों को भी पता चलेगा कि आप करने क्या चाह रहे हैं। आम आदमी पार्टी जिस तरह से गुजरात में आई है रोहन जी, क्या आपको और डर लग रहा है कि बीजेपी के साथ साथ अब उससे भी लड़ना पड़ेगा और उसका कहीं आपको नुकसान ना हो जाए? क्योंकि गोपाल जी हैं, उनसे भी बात करेंगे। लग रहा है आपको ऐसा कुछ? सही जी, मैं आपको कहना चाहूंगा कि आम आदमी पार्टी की जहां तक बात है, तब अरविंद केजरीवाल फॉर सीएम और मोदी फॉर पीएम का बैनर आज भी लोगों को याद है। मैं उसकी बात बाद में करूंगा। देखिए, आपने कहा कि कांग्रेस की बात, मैं आपको बता रहा हूं, कोविड के जो समय था, पहला राउंड था या सेकंड राउंड, कांग्रेस का हर कार्यकर्ता अपनी जिम्मेदारी समझ के जो हो सका उसने किया। अभी हमारी कोविड न्याय यात्रा चल रही है। मैं आपको एक सही जी, एक बहुत चौंकाने वाला आंकड़ा देना चाहूंगा। ऑफिशियल आंकड़ा जो सरकार ने गुजरात में मृत्यु का दिया, वो सिर्फ 10,000 लोगों का दिया है। एक्चुअल जो रिपोर्ट आ रही है, 3 लाख लोगों तक की मृत्यु हुई है। ऑलरेडी हमारे वर्कर 22,000 घर पे, जिन्होंने परिवार ने कम से कम एक सदस्य को खोया है, ऑलरेडी जाके आ चुके हैं 22,000। हम नाम के साथ रिकॉर्ड दे सकते हैं। उन्होंने साइन किया कि 4 लाख का जो मुआवजा मिलना चाहिए हमको सरकार की तरफ से, वो हमारा अधिकार है, हम लेकर रहेंगे। 22,000 लोगों तक हम जा चुके हैं।
13,000 बच्चों को सरकार ने कहा आधिकारिक रूप से कि 13,000 बच्चों को हम मुआवजा देंगे जिनके परिवार के सदस्य को खोया गया, निराधार बच्चों को। अगर मौत का आंकड़ा 10,000 है तो 13,000 बच्चों को कैसे आप मुआवजा दे रहे हैं? देखिए, जो झूठ की राजनीति है, सही चीजें लंबी नहीं चलती। ठीक है, हम कांग्रेस के कार्यकर्ता है, हमारा काम है ग्रास रूट पे जाके जनता की आवाज बने, और कांग्रेस का जो न्याय का जो योजना है, हम लोग कांग्रेस कोविड न्याय यात्रा कर रहे हैं। हर घर रोहन जी एक रिएक्शन ले लें। अजय जी, प्रभु जी, गोपाल जी, तीनों हमारे साथ हैं। जल्दी से एक रिएक्शन ले लें। इस सेगमेंट में आगे हम खुलकर आपसे बात करेंगे। गोपाल जी, मुसलमान और आदिवासियों पर क्या यहां पर आपकी नजर है, या गुजरात में ऐसा कौन सा मॉडल आप लेकर दिल्ली वाला आ रहे हैं या पंजाब वाला लेकर आ रहे हैं जिससे आपको उम्मीद है कि यहां कुछ बेहतर कर पाएंगे आप? देखो, जादू या नया मॉडल नहीं। आम आदमी पार्टी का मॉडल है कॉन्स्टिट्यूशन मॉडल। संविधान में जो कहा गया है कि सबको मुफ्त और कंपलसरी शिक्षा देनी चाहिए, सबको स्वास्थ्य सुविधाएं मुहैया करानी चाहिए, सबको सम्मान देना चाहिए, बिजली, रोड, रास्ता, पानी, जो हमारे संवैधानिक और डे टू डे राइट्स है, नेसेसिटीज है जो डे टू डे की, उसी को मॉडल बना करके आम आदमी पार्टी आगे बढ़ रही है। ऐसा नहीं है कि कोई किसी और दूसरी दुनिया से लेकर के कोई नई चीज आ रही है। पिछले 17 सालों से इस देश की जनता को जो सुविधाएं, जो सेवाएं, जो राइट्स मिलने चाहिए थे, कहीं ना कहीं आज तक की सभी सरकारों ने मिलके वो अंतिम आदमी तक वो राइट्स नहीं पहुंचाए। तो आम आदमी पार्टी का मॉडल ये है कि वो जन जन तक पहुंचे, जन जन तक शिक्षा को पहुंचाए, जन जन तक स्वास्थ्य सुविधाओं को पहुंचाए, जन जन तक हर उस सुविधा को पहुंचाए जो वोट देने वाली और टैक्स देने वाली जनता का अधिकार है। और उस अधिकार का एक आंदोलन आप कह सकते हो आम आदमी पार्टी को, वो गुजरात में भी चल रहा है। लगातार 27 साल तक कांग्रेस भी रही है गुजरात में शासन में, और लगातार 27 साल तक भाजपा भी रही है, यानी दोनों पार्टी को बराबर का मौका मिला है। गोपाल जी और आपसे बात करेंगे। प्रभु जी, आपने डॉक्टर त्रिवेदी की बात सुनी होगी। सुधांशु जी से जो सवाल हम पूछ रहे थे वही सवाल आपसे है। ये इसके पीछे क्या, क्योंकि सुधांशु जी के अपने तर्क हैं, इसके पीछे क्या है प्रभु जी कि 1.25 साल बचा है, ऐसे में मुख्यमंत्री बीजेपी बदल देती है, एक ऐसे मुख्यमंत्री को ले आती है जो बहुत हाई प्रोफाइल नहीं होता, और बड़े बड़े नेता हैं। 6 नाम प्रभु जी चल रहे थे, और नितिन पटेल तो खुल के कह चुके थे कि भाई ऐसे व्यक्ति को बनाइए, जाना पहचाना जाता है, जो वरिष्ठ हो। तो क्या सोच क्या होती है बीजेपी की ऐसे चुनाव से ठीक पहले बदल देने पर मुख्यमंत्री? ये पहली बार तो नहीं हुआ ना। जब मोदी जी बने थे तब भी चुनाव से पहले उनको केशी भाई को हटा के उनको बनाया गया था जी। केशी भाई जी को हटा के किसी सुरेश मेहता को बनाया गया था। तो ये एक परंपरा कांग्रेस और बीजेपी की रहती है, चुनाव से पहले चेहरे बदल देने चाहिए। एक मोदी जी हैं जो रिकॉर्ड तोड़ा है, जिन्होंने 12 साल वहां पर रहे हैं। अब डॉक्टर सुधांशु द्विवेदी बड़े एक्सपर्ट हैं, उनके तर्क को काटना बहुत मुश्किल होता है, परंतु उन्होंने ये सवाल नहीं बताया कि हटाने की जरूरत क्या थी। हटाने की जरूरत तो ये हो सकती है कि वो चेहरा जो आपके पास अभी था वो शायद आपको चुनाव नहीं जिता सकता था, या कोई बड़ा नेता उनसे नाराज था। इन दोनों में से एक ही संभावनाएं हो सकती हैं कि रूपानी जी ये तो नहीं कहा कि मैं स्वास्थ्य मेरा खराब हो गया है, या मैं 75 साल का हो गया हूं इसलिए क्वालिफिकेशन में फिट नहीं बैठता इसलिए मैं इस्तीफा दे रहा हूं। तो कारण क्या उसको हटाने का, इसके लिए भी डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी मानेंगे नहीं। कांग्रेस के प्रवक्ता जो कह रहे हैं मैं उनकी बात से सहमत हूं कि बीजेपी की नेतृत्व में कहीं ये फीलिंग होगी कि रूपानी जो हैं उतने सफल नहीं हैं जितनी अपेक्षा उनसे थी। रूपानी जी चुनाव से पहले थोड़े दिन के लिए बने थे क्योंकि मोदी जी प्राइम मिनिस्टर बन गए थे, उसके बाद उनकी 5 साल की टर्म नहीं हुई। मोदी जी केवल एक ही मुख्यमंत्री हैं गुजरात के अंदर, जब से गुजरात बना है 1960 से लेकर के 2021 तक, जिन्होंने अपनी 5 साल एक कार्यकाल में पूरी की। माधव सिंह सोलंकी दूसरे चीफ मिनिस्टर हैं जिन्होंने 5 साल किए। तो कोई भी मुख्यमंत्री 17 जो बने हैं, 34 बार तो वहां पर चीफ मिनिस्टर बनाए गए हैं, 17 चीफ मिनिस्टर आज बने हैं, किसी ने भी 5 साल की टर्म वहां पर पूरी नहीं की। मिसेस गांधी ने ये एक प्रैक्टिस शुरू की थी कि चुनाव से पहले चेहरा बदल दो, नारा बदल दो तो चुनाव जीत जाएंगे, परंतु ऐसा हुआ नहीं। बाद में उल्टा पड़ना शुरू हो गया क्योंकि आपने जिसका चेहरा बदला वहां पर सारे के सारे चुनाव कई जगह हारे भी हैं लोग। ये एक्सपेरिमेंट हो सकता है, और कई बार जिस चेहरे पर आप लड़े उसको बदल करके बीजेपी ने दूसरे को बना दिया। तो ये एक परंपरा है। मोदी जी की अपनी एक राजनीति की तरीका है जो उससे मैं सुधांशु से एग्री करते हैं, वो एक कन्वेंशनल पॉलिटिक्स नहीं करते हैं।
मैं सुबह भी मैंने कहा है, जैसे उन्होंने डीमोनेटाइजेशन किया, 370 हटाया, जैसे गवर्नर अपॉइंट किए, जैसे चीफ मिनिस्टर अपॉइंट किए, विप्लव से लेकर के आप मनोहर लाल खट्टर तक देख लीजिए, जिनके बारे में हम सब लोगों को कुछ पता भी नहीं था। आजकल के मीडिया स्पेकुलेट करते थे, 8 लोग हम लोग नाम चला रहे थे, उन 8 में इनका भूपेंद्र का नाम भी नहीं था। तो ये जो बदलाव किया गया है, ये स्पष्ट है कि मोदी जी को लगा, मैं की बात हूं कि अब क्या हो रहा है, सरकारों का भी मोदीकरण हो रहा है। पहले पार्टी का मोदीकरण हुआ, भाजपा जो है अब मोदी पार्टी है, ये स्पष्ट है। इसलिए मोदीकरण पार्टी का तो हो गया, अब सरकारों का भी मोदीकरण हो रहा है। जहां पर मोदी जी जिसको चाहते हैं वो मुख्यमंत्री वहां पर बनेगा। कभी कह रहे थे कि आनंदी बहन के नॉमिनी हैं, कोई कह रहा था शाह जी का नॉमिनी है। मेरा ये मानना है, मैं मोदी जी को भी जानता हूँ 40, जो उनके मन में आता है वो करते हैं, क्योंकि लोगों ने वोट उनको दिया है, उनके पास मैंडेट है 306 सीटों का। अगर उनके पास मैंडेट है तो उसी हिसाब से अपनी पार्टी को भी चलाएंगे, सरकार को भी जाएंगे। अल्टीमेटली उनका सफलता निर्भर करती है जिन व्यक्तियों को चुनते हैं। अगर वहां के चीफ मिनिस्टर उनको डिलीवर नहीं कर पाते, जैसे महाराष्ट्र में उनका एक्सपेरिमेंट फेल हो गया, मनोहर लाल खट्टर यहाँ पर हरियाणा में फेल हो गए, इस तरह से हो सकता है यहाँ भी एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, नया चेहरा लाया, जिसके ऊपर कोई दाग नहीं है। ये एक एक्सपेरिमेंट है, इसलिए है क्योंकि मोदी जी को विश्वास था कि रूपाणी जी उनको चुनाव दोबारा नहीं चला सकते। और आज भी मैं स्पष्ट करना चाहता हूं, केशी भाऊ का जो रिकॉर्ड है 120 से ज्यादा सीटें रिकॉर्ड करके आना, वो मोदी जी भी नहीं तोड़ पाए थे। ठीक है सर। अजय उमटिया, आप बहुत अच्छी तरह से गुजरात को जानते हैं, समझते हैं, अच्छी पकड़ आपकी गुजरात पर है। क्या अजय जी, गुजरात में एक आनंदीबेन पटेल खेमा है और दूसरा अमित शाह है, और जो प्रभु जी कह रहे थे उस प्रभु जी की बात को जोड़ते हुए हम आपसे जानना चाहते हैं कि क्या मोदी किसी भी खेमे को वहां पर शक्तिशाली नहीं होने देना चाहते, नहीं होने देते हैं, जिसकी परिणति मुख्यमंत्री को बदलना है? बिल्कुल, मैं प्रभु जी की बात से 100% सम्मत हूं और उसी बात को आगे ले जाते हुए कहता हूं कि ये सिर्फ इलेक्शन इलेक्शन इलेक्शन, ज्ञातिवाद ज्ञातिवाद और ज्ञातिवाद है। आपको मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड और क्रोनोलॉजी समझाना चाहता हूं कि पिछली बार जब कॉर्पोरेशन के चुनाव हुए थे और पहली बार गुजरात में सूरत म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में आम आदमी पार्टी के 24 कॉर्पोरेटर चुनाव जीत के आए और कांग्रेस को एक भी नहीं मिला, तब भारतीय जनता पार्टी को ये मन में आशंका हुई कि कांग्रेस की और भारतीय जनता पार्टी की जो पटेल वोट बैंक है वो खिसक के जा रही है आम आदमी पार्टी की तरफ से। और सूरत में मसूर सवानी जो पाटीदार एक काफी बड़े फिलांथ्रोपिस्ट है, उन्होंने आम आदमी पार्टी को ज्वाइन किया और उसके बाद सौराष्ट्र और नॉर्थ गुजरात दोनों जगह से जब पटेलों ने आम आदमी पार्टी की तरफ जाना शुरू किया और उसके बाद खोडलधाम में नरेश पटेल ने आम आदमी पार्टी के नेताओं की उपस्थिति में ये कहा कि गुजरात में अगला मुख्यमंत्री पटेल होगा और अगर भारतीय जनता पार्टी पटेलों के साथ अन्याय करेगी तो हमारे पास भी पॉलिटिकल ऑप्शंस खड़े हैं। तब भारतीय जनता पार्टी चौंक उठी और उनको लगा कि पिछली बार आनंदीबेन पटेल के बाद जब पटेल एजिटेशन हुआ था, पटेल अनामत आंदोलन हुआ था और आनंदीबेन पटेल को हटाया था, तो आनंदीबेन की जगह किसी पटेल, नितिन पटेल को या किसी और पटेल को गुजरात में मुख्यमंत्री नहीं बनाया था। उसकी वजह से पटेल समुदाय जो है वो भारतीय जनता पार्टी से काफी नाराज था। हालांकि 2019 लोकसभा चुनाव में नरेंद्र मोदी को उन्होंने एज प्राइम मिनिस्टर, बतौर प्राइम मिनिस्टर डेफिनेटली समर्थन दिया था, लेकिन तब जो प्रोमिसेस दिए गए थे वो उस परिपूर्ण नहीं हुए थे। और इस बार जब उनको लगा तो नरेंद्र मोदी जी ने सेंट्रल कैबिनेट में 2 पटेल मिनिस्टर, पुरुषोत्तम रूपाला जो कड़वा पटेल है और मनसुख मांडविया जो लेहुआ पटेल है, दोनों को एलिगेशन करके उनको कैबिनेट में दे दिया। फिर भी पटेल समुदाय नाराज था, इसलिए उन्होंने ये डिसाइड किया कि हम पटेल को मुख्यमंत्री बनाएंगे। और दूसरी बात जो आपने कही, गुजरात में पिछले 6 महीने में 3 अलग अलग सर्वे भारतीय जनता पार्टी ने 3 अलग अलग एजेंसी से करवाए थे और तीनों सर्वे में ये आया था कि विजय रूपाणी के नेतृत्व में अगला चुनाव हम नहीं जीत सकते। और भारतीय जनता पार्टी, जिसके लिए गुजरात एक पॉलिटिकल लेबोरेटरी है और 2022 का चुनाव जो है वो 2024 के लिए सेमीफाइनल के तरह जितना इंपॉर्टेंट उत्तर प्रदेश का है उतना ही इंपॉर्टेंट गुजरात का है, जो मोदी और अमित शाह का होम स्टेट है, आनंदीबेन का भी होम स्टेट है। तो वो बिल्कुल चांस नहीं लेना चाहते कि पिछली बार नर्वस 99 आउट ऑफ 192 सीट्स मिली थी, इसलिए इस बार वो चांस नहीं लेना चाहते थे और इसीलिए ऐसे पटेल नेता को चुना जो आनंदीबेन और अमित भाई दोनों को सर्वसम्मति से स्वीकृत था, स्वीकार्य कर रहे हैं। और विभिन्न मेहमान हमारे साथ में यहाँ पर हैं। क्या पटेल समुदाय जो है वो किसी भी राजनीतिक दल को बीजेपी में सत्ता दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है? आप पांचों से निवेदन ये है कि
डेढ़ मिनट का समय आप सभी के पास रहेगा। डॉक्टर त्रिवेदी, आपसे शुरुआत कर रहे हैं और अगर उसमें आप अपनी बात पूरी कर लेंगे तो सभी को मौका मिल जाएगा। चेहरा तो आपने बदल दिया सर, लेकिन ये कितनी बड़ी परीक्षा है, क्योंकि 99 पे आप सिमटे हुए हैं। और दूसरी बात, नितिन पटेल जैसे जो नेता हैं, बड़े नेता हैं, जो खुद मुख्यमंत्री बनना चाहते थे, क्या उनकी नाराजगी सर कहीं ना कहीं नुकसान नहीं पहुंचाएगी? देखिए, भारतीय जनता पार्टी में जितने भी नेता होते हैं वो सब हम एक अनुशासित कैडर आधारित विचारधारा प्रेरित पार्टी हैं। तो हमारे चलने की अपनी एक व्यवस्था है। किसी भी प्रकार को लेकर एक मतभेद हो सकता है, पर जैसा अटल जी ने कहा था, मनभेद हमारे यहां नहीं होता है। जहां तक ये बात है तो मैं सिर्फ याद दिलाना चाहता हूं पटेल समुदाय की बात। तो सही बात है, पटेल समुदाय के साथ तो ऐतिहासिक अन्याय हुआ था तब जब 1947 में पूरे के पूरे कांग्रेस कमेटियां जो थी, 17 में से 16 कांग्रेस कमेटियां सरदार पटेल को बनाना चाहती थी, मगर कांग्रेस ने नहीं बनाया। वहां से लेके उनको भारत रत्न नहीं दिया, सब कुछ वो अलग बात है। हमारे यहां तो जब हमारी सत्ता आई तो पहले मुख्यमंत्री केशुभाई पटेल बने थे, उसके बाद अभी देखिए आनंदीबेन पटेल थी और अब ये बन रहे हैं। तो हमारे यहां किसी प्रकार, और मैंने अभी गिनाया कि अन्य समुदायों के भी लोग बने। हां, जहां तक यह प्रश्न उठता है कि काम किसने किया, तो मैं सिर्फ एक बात याद दिलाना चाहता हूं, 26 साल से हमारी सरकार है गुजरात में। जब लंबे समय आपको काम करने का मौका मिलता है तो आपका डेवलपमेंट मॉडल क्या है दिखाई पड़ता है। सही जी, बहुत लोग कहते थे कि गुजरात हिंदुत्व की लेबोरेटरी है, हिंदूवादी राजनीति। मैं कहता हूं विकासवादी राजनीति की भी लेबोरेटरी है, जिसको आप हिंदू लेबोरेटरी कहते हैं। देखिए गुजरात की विकास दर, 26 साल में गुजरात कहां से कहां पहुंचा। 33 साल कम्युनिस्ट शासन वेस्ट बंगाल 77 से लेकर 2011 कहां से कहां पहुंचा। 15 साल लालू प्रसाद यादव का शासन बिहार में, जो समाजवादी में लपेटा हुआ जातिवाद और परिवारवाद का, कहां से कहां पहुंचा। मैं उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूं, 43 साल अनवरत कांग्रेस का शासन। ठीक है, उत्तर प्रदेश किस ऊंचाई पे था 47 में, डॉक्टर त्रिवेदी कहां पहुंचा। सर, हमारे मित्र रोहन गुप्ता जी बोल रहे थे, मैं पिछली बार भी बोला था, सिर्फ एक वाक्य कह के समाप्त करता हूं जी। अच्छा, बस एक बात कि हमारे उत्तर प्रदेश में कांग्रेस शासनकाल में 5 साल छोड़िए, कभी 2.5 साल भी कोई मुख्यमंत्री नहीं हुआ। और हमारे अंदरूनी उसकी बात कर रहे हैं, इनके तो प्रदेश अध्यक्ष कहते हैं मैं ईंट से ईंट बजा दूंगा, तो बाकी हमारे बारे में क्या कहते हैं। इनके तो प्रदेश अध्यक्ष कहते हैं मैं पार्टी की ईंट से ईंट बजा दूंगा। ठीक है सर, ठीक है सर। रोहन जी, 2 सवाल एक साथ आपसे। ये कि पहले तो हार्दिक पटेल कितने प्रभावी रह रहे हैं, और क्या पटेलों पर आप हार्दिक के कारण या हार्दिक की वजह से कोई प्रभाव रहेगा आपका। और दूसरा, जो बीजेपी कर जाती है कि भाई बदलना है तो बदल दीजिए, अगर कोई मुख्यमंत्री फेल भी हो रहा है, अगर ऐसी जनता के बीच में ऐसी बात भी जा रही है कि ये मुख्यमंत्री कारगर नहीं है तो बदल दीजिए, लेकिन क्या कांग्रेस कहीं पीछे तो नहीं रह जाती है? रोहन जी देखिए, जो पहले सुधांशु जी ने कहा उनका जवाब दे दूं। देखिए, सुधांशु जी हमेशा उनकी आदत रही है, हिस्ट्री का उनको अच्छा नॉलेज है, पर उनकी हिस्ट्री की किताब में से लास्ट 7 साल की हिस्ट्री क्यों गायब हो जाती है ये मालूम नहीं चलता। उन्होंने पटेल की बात की, तो ये पटेल आंदोलन किसके राज में हुआ था? आनंदीबेन पटेल, जो पटेल मुख्यमंत्री थी, उसको कैसे हटाया गया, विजय रूपाणी जी को लाया गया, ये किसके राज में हुआ था? आपके राज में हुआ था, और जिसका खामियाजा भी उनको भुगतना पड़ा। देखिए, यहाँ पे मुद्दा अंसारी जी, सबसे बड़ी सही बात ये है कि उनका जो गवर्नेंस मॉडल है, उन्होंने गुजरात को एक प्रयोगशाला बना के रखा है। एक ऐसी प्रयोगशाला कि जब से यहाँ से मोदी जी गए, किस प्रकार से रिमोट कंट्रोल से गुजरात को चलाया जाए, और उसका खामियाजा जब कोविड कांड हुआ पूरे गुजरात ने भुगता। आज एक जो अधिकारशाही जो इंस्पेक्टर राज बोलते हैं या ऑफिसर राज बोलते हैं, उसका खामियाजा हमने भुगता। जो 3 लाख लोग मरे क्योंकि कोई डिसीजन मेकिंग नहीं था। आज क्या हो रहा है? आज जो परिवर्तन लेके आ रहे हैं, उनके पास, मैं नाम में नहीं पढ़ूंगा, काफी लोग थे जिनके पास एक्सपीरियंस था, पर वो लोग उनकी बात नहीं मानते, वो रबर स्टैंप की तरह काम नहीं करते। तो आज जो ये परिवर्तन भी हुआ है, ये परिवर्तन अपनी विफलताओं को छिपाने के लिए हुआ है। यहाँ पे गुजरात की जनता कहीं पे नहीं है। मुझे बताइए कि जो 10 साल के गवर्नेंस मॉडल में जो गुजरात महिला सुरक्षा में देश में नंबर 1 पे आता था, आज पिछड़ गया। इन्वेस्टमेंट के मामले में पिछड़ गया। अभी हमने देखा कि फोर्ड, जो मेक इन इंडिया की बात कर रहे थे, फोर्ड की फैक्ट्री यहाँ पे बंद हो गई। बेरोजगारी यहाँ पे चरम सीमा पे है। आज मैं किसानों की बात कर रहा हूँ, 17 में भी आप जीत नहीं पाए ना रोहन जी। 17 में आपने प्रदर्शन अपना सुधारा जरूर, लेकिन जीत नहीं पाए ना। मिल रहा था, जीती तो बीजेपी, जो जीता वही। देखिए, मैं वही बता रहा हूँ, जो नर्वस 99 हुआ, मैं आपको वही बोल रहा हूँ, थोड़े से रह गए। और आज हम और मेहनत करेंगे। गुजरात की जनता ने हमको जो विश्वास दिलाया 80 सीट देके, हम मेहनत करेंगे और गुजरात की जनता की आवाज बनके, जो इनका मिसरूल है, जो ये इन्होंने प्रयोगशाला बना दिया है, ये गुजरात प्रयोगशाला नहीं है। क्यों गुजरात की जनता भुगते भाई? आप अपने सीएम बदलते रहोगे, क्यों हमारे थोड़ा जल्दी समय हो रहा है, क्यों हमारी महिला सुरक्षा ना रहे, क्यों हमारे युवा बेरोजगार बने? ये कोई एक्सपेरिमेंट आप गुजरात की जनता पे ज्यादा नहीं कर पाओगे। और अब ये माफी मांगने का समय है, सीएम बदलने का समय नहीं है। गोपाल जी,
गोपाल जी, आदिवासी और मुसलमान, आम आदमी पार्टी आती है तो आपकी कहीं ना कहीं दृष्टि अवश्य इन पर रही होगी, और जाहिर सी बात है पटेल पर तो है ही आपकी, लेकिन ओवैसी बीच में आ गए, तो ऐसे में आपको लगता है कि आप जिस उद्देश्य के साथ आ रहे थे वो शायद पूरा नहीं हो पाएगा? बीटीपी ओवैसी मिल चुके हैं। सर, कोई फर्क नहीं पड़ता है कौन आया है कौन नहीं आया है, क्योंकि इस बार जनता ने तय किया है कि वो झाड़ू के साथ रहेंगे। और क्यों रहेंगे? क्योंकि अरविंद केजरीवाल जी ने दिल्ली में एक सफल गवर्नेंस दिया है, एक अच्छी सरकार देख करके दिखाई है। तो सोशल मीडिया के माध्यम से गुजरात के लोगों ने वो सारी चीजें देखी है कि अगर एक अच्छा आदमी, अच्छी पार्टी पावर में आती है तो किस तरीके से शानदार काम करती है, वो गुजरात के लोग अब जान चुके हैं। जहां तक बात है सीएम को बदलने की, तो सीधी सी बात है कि दो सवाल जनता को जानने का हक है, बीजेपी के साथ ही या कांग्रेस के साथ ही, और कोई चाहे कुछ भी बात कर ले। दो सवाल बहुत अहम है कि इस मुख्यमंत्री को ऐसा क्या हो गया, ऐसी कौन सी चीज हो गई कि अचानक से अपने पद को छोड़ना पड़ा। दूसरा सवाल यह है कि सारी सीनियर कैबिनेट लीडरशिप को दरकिनार करके भूपेंद्र भाई को चयनित किया गया, तो क्या इसमें क्या क्वालिटीज है, क्या क्वालिफिकेशन है, क्या ऐसी चीज है इसके अंदर कि सारी सीनियर लीडरशिप को साइडलाइन करके इनको दिया गया। तो कहीं ना कहीं ये ऐसा नहीं है कि किसी एक आदमी का फेल्योर है, नरेंद्र भाई से लेकर के विजय रूपाणी तक सभी का कलेक्टिव और कंटिन्यूअस फेल्योर है, जिसको आज तक लगातार मैनेज किया गया है। एडवर्टाइजमेंट के जरिए मैनेज कर लिया गया, चेहरे बदल के मैनेज कर लिया, लेकिन अब ये लंबे समय तक मैनेज नहीं होगा, क्योंकि अब जनता के पास आम आदमी पार्टी नाम का बेहतरीन ऑप्शन है। ठीक है गोपाल जी। प्रभु जी देखिए, जिस तरह से अगर हम सिर्फ पटेलों की यहां पर बात कर रहे हैं कि लौट के बीजेपी पटेल की तरफ आई, तो 2012 में 47 में से 36 बीजेपी के पास थे, जो 17 में घटकर रह गए 28, और 23 कांग्रेस के। तो ये जो पटेलों की राजनीति है और बीजेपी कांग्रेस एकदम साथ साथ चल रहे हैं, इसमें हार्दिक पटेल कांग्रेस के पास है, नितिन पटेल हैं, अब भूपेंद्र पटेल बीजेपी के पास आ गए हैं, तो ऐसा वो कौन सा फैक्टर प्रभु जी होगा, कौन सा कारण होगा जो किसी भी राजनीतिक दल को करना चाहिए ताकि कम से कम पटेल उसकी तरफ आए? ये सोशल इंजीनियरिंग करती रहती है हर पॉलिटिकल पार्टी, वैसे इसमें कोई डाउट ही नहीं है कि पटेल कहाँ इंपॉर्टेंट हैं, कुछ हैं। मैं तो ये कहना चाहता हूँ, आप इतिहास देख लीजिए वहाँ पर गुजरात का। मोदी जी वहाँ पर 12 साल चीफ मिनिस्टर रहे, 3 इलेक्शन उनके नेतृत्व में लड़े गए, 127 का रिकॉर्ड भी उन्होंने बनाया। तो तब वो तो पटेल नहीं थे, तो उनको पटेलों ने कैसे वोट दे दिए इतना जी? जितनी बार भी आप देखेंगे और डिवाइड करते रहे, इतने एमएलए पटेल थे या इतने नहीं थे, उससे तक कैंडिडेट की क्वालिटी खराब हो। 15% वोट पटेल के दूर हुए, उसमें 3 तरह के पटेल हैं आपको। और पटेलों का मैं सुबह आज तक में भाषण सुन रहा था कि वो लोग हैं वो मेरिट के हिसाब से वोट देते हैं, बाकी साहब नहीं देते। ये जरूर है कि हम देखते हैं कि जितने चीफ मिनिस्टर रहे हैं ज्यादातर वो पटेल रहे हैं, पर किसी ने भी टर्म पूरी नहीं की, सिवाय माधव सोलंकी, वो भी पटेल थे, डी के बारे में भी वो पटेल तो नहीं थे ना, माधव सोलंकी भी। तो सबसे ज्यादा पॉपुलर वहां पर रहे चिमन भाई पटेल, वो कभी जनता दल में, कभी बीजेपी में, कभी कांग्रेस में, उसके बाद वहां पर कुछ नहीं। तो पटेल इंपॉर्टेंट जरूर हैं, जैसे राजपूत यूपी के अंदर इंपॉर्टेंट हैं। इसलिए मेरे को लगता है ये कि पटेल कितने इन्फ्लुएंस होंगे या नहीं होंगे, मोदी जी के जब खुद एक्सपेरिमेंट करते हैं वो कास्ट से हट करके करते हैं। उनमें पटेल इसलिए नहीं, मेरा ये मानना है, हो सकता है मैं गलत हूं, मेरा ये मानना है कि चुनाव नए व्यक्ति का किया गया है, नए चेहरे का किया गया है, वो पटेल है तो है। बिल्कुल ठीक है सर, और ये आप ठीक कह रहे हैं प्रभु जी, भाई सिर्फ पटेल नहीं, हर समुदाय, हर वर्ग जो है वो महत्वपूर्ण होता है चुनाव में। अजय उमर जी, 2012 के मुकाबले 2017 में जो कांग्रेस ने बेहतर प्रदर्शन किया और बीजेपी को काफी मुश्किलें भी हुई, क्या आपको लगता है कि ये कांग्रेस के लिए एक मौका है और कांग्रेस जो 2017 में चूक गई, इस मौके को कैसे बना सकती है? देखो, कांग्रेस के लिए 2017 में मौका था, 2022 में मौका आ सकता है, लेकिन कांग्रेस को भी अपना हाउस ऑर्डर में करना पड़ेगा। रोहन गुप्ता शायद सम्मत होंगे मेरे साथ कि गुजरात में पिछले 2 साल से कांग्रेस पार्टी के पास प्रदेश अध्यक्ष भी नहीं है, लीडर ऑफ ऑपोजिशन, तो उसके बाद नया प्रभारी भी पिछले 6 महीने से कांग्रेस आपका कनेक्शन खराब हो रहा है, इंटरनेट कनेक्शन की प्रॉब्लम है। फिलहाल हम बात कर रहे थे गुजरात की, बीजेपी ने अपना मुख्यमंत्री बदल दिया है, पटेलों पर निगाहें हैं, एक बार फिर से लौटकर बीजेपी पटेल पर आई है, लेकिन कांग्रेस के पास भी हार्दिक पटेल हैं। सुधांशु त्रिवेदी जी, रोहन गुप्ता जी, गोपाल इटालिया जी,
अजय उम्मड़ जी और प्रभु चावला जी, आप सभी का हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो अगला चुनाव गुजरात में किसके पक्ष में जाएगा? बीजेपी, कांग्रेस या आम आदमी पार्टी भी अपनी धमक वहां पर कुछ जमा पाएगी? इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अपना प्लीज बहुत ख्याल रखिएगा। देखते रहिए आज तक। तो गुजरात में बीजेपी ने मुख्यमंत्री बदला। एक बार फिर से चर्चा शुरू हो गई है कि क्या पटेलों पर निगाहें हैं, लेकिन कांग्रेस, आम आदमी पार्टी भी अपनी धमक वहां पर दिखा रही है। और पिछले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने बढ़त हासिल की थी। इस बार दिलचस्प होने वाला है 1.25 साल बाद होने वाला गुजरात का विधानसभा चुनाव। देखते रहिए आज तक।